हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एटम के अंदर जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। ओके, अभी तक जितना आपने एटॉमिक मॉडल को समझा उसके आधार पर क्या चीजें निकल कर आई कि एटम में ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है, और उसका जो सारा द्रव्यमान है, लगभग ज्यादातर द्रव्यमान कहाँ है, उसके नाभिक में स्थित है, धनावेश के रूप में, जो कि क्या है, प्रोटॉन है। उसके साथ साथ द्रव्यमान किस में है, न्यूट्रॉन में, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनों की जहां तक बात हुई थी तो वो बाहर कहीं नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं। एक ऐसा स्थान है जहां पर उसके पाए जाने की संभावना है, जिसको ऑर्बिट्स कहा गया। बाद में बोहर का जब मॉडल आता है तो उसमें कहा जाता है कि ऑर्बिट के अलावा ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर अलग अलग ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं जहां पर वो पाए जाएंगे। ओके, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि अलग अलग तरह से उन इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या की जा रही थी। बोहर ने कहा कि ये पार्टिकल होंगे, लेकिन बाद में जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हम पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक वेव की भांति भी देखा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कण है, बोला उन्होंने, कण तो है, ये कण हो गया, लेकिन ये कण क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा इस तरह से, अगर सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ पे ये आपका 3 प्लेन में, 3 डायमेंशनल में आपका क्या देगा, वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से एक वेव यहाँ बनेगी, एक वेव यहाँ बनेगी, एक वेव, तो इस तरह से आपका, जैसे हमने कहा था कि 3 डायमेंशनल में एक प्लेन ये है सपोज, दूसरा प्लेन ये होगा अगर, और फिर तीसरा प्लेन यहाँ से आ रहा होगा कहीं, तो तीनों प्लेन्स में वो क्या बनाएगा, वेव्स प्रोड्यूस करेगा। वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, और हमने कहा वो पार्टिकल के साथ साथ क्या होगा, एक वेव की भांति भी कार्य करेगा। तो आपका वेव क्या होती है, इस प्रकार होती है, ये एक वेव हो गई। अब इस वेव का कुछ न कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका वेव फंक्शन कहते हैं। ओके, इसको समझने की आवश्यकता थी। अब हमने क्या बोल दिया, जो वो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ क्या है, एक वेव की भांति भी जाएगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए वेव्स भी वहां पर बन रही है। ओके, जिसको हमने किसमें पढ़ा, डी ब्रोगली के जो द्वैत प्रकृति थी मैटर का, पदार्थ की द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जहां पर हमने बोला उसमें पढ़ा। साथ में हमने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की एक ही बार में हम स्थिति का और उसके संवेग का, मोमेंटम का, या फिर आप क्या कहेंगे उसके वेग का पता नहीं लगा सकते, उसमें अनिश्चितता होगी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता बताई, जबकि बोहर ने कहा था कि आप एक टाइम में बता सकते हो कि इसका वेग कितना है और आपका इसकी स्थिति कितनी। ओके, वहीं पर बोहर ने सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात की इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब हम तो इसकी बात की गई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव कर रहा है तो उसके बारे में क्या नहीं बता पाए थे। उन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि अनिश्चित है, बता ही नहीं सकते एक ही बार में इसकी आप वेलोसिटी को और स्थिति को, क्योंकि जब मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कोई वस्तु अगर मोशन में है, गति की अवस्था में, तो आप स्थिति कैसे बताएंगे, हर पॉइंट पर उसकी स्थिति चेंज हो रही है, और पॉइंट का मतलब क्या है, हर टाइम के बाद, एक समय के बाद उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो किसमें है, वो मूव कर रही है, ठीक है, बढ़ रही है वो आगे को। इतनी चीजें समझिए। और क्या बोला कि जो आपका पार्टिकल नेचर है उसके साथ साथ आपका क्या होगा, वेव नेचर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली थी इसमें। अभी कुछ और नई चीजें पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या क्या कहते हैं आपका क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, परमाणु का
क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। ये इरविन श्रोडिंगर द्वारा इसमें बताया गया था, जहां पर उन्होंने वेव इक्वेशन भी यहाँ पर दी। ठीक है, तो कितनी चीजें अभी समझ में आ रही थी। अभी हम कहाँ चल रहे थे, हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे कि कोई वस्तु गिरेगी, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, कोई वस्तु गिरेगी उसमें ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे आएगा। ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ रहे थे क्लासिकल फिजिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स किसकी बात करती है, मॉडर्न फिजिक्स की बात करती है, जहां पे अब उन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की जाएगी। ओके, क्या उनमें ग्रेविटी काम कर रही है, उनमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उनके फोर्सेस किस प्रकार से होंगे, उनकी स्थिति किस प्रकार होगी, किस तरह उनकी वेलोसिटी होगी, उसकी बात करेंगे। ओके, quantum mechanics is the theoretical science that deals with the study of the motions of the microscopic objects. ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स किसकी बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है, और वो गति किसमें, आपके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे जिसे, जो कि बहुत छोटी होगी। माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, तो -6 यानी कितनी छोटी वैल्यू होगी। तो माइक्रो हमेशा छोटी चीजों के लिए आता है, आकार में छोटे हो सकते हैं, अमाउंट में छोटे हो सकते हैं, कई जगह माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है। और वैसे ही मैक्रो का मतलब क्या होता है, थोड़ा उनसे बड़े। ओके, दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उनकी मोशन, किस प्रकार वो गति की अवस्था में है। मोशन क्या कहता है आपका, कि समय के साथ साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी आपने क्या दिखाया है, मोशन दिखाया है। अगर मैं कह रही हूं कि अभी मैं ए पॉइंट पर हूं और कुछ समय के बाद, 5 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद मैं बी किसी पॉइंट पर हूं, तो मैं ए से बी तक मैंने मूव किया होगा, यानी मैं चली होंगी ए से बी तक। तो मेरी बॉडी ने क्या किया है, उस टाइम पर गति की अवस्था को दिखाया है, या हम कहेंगे मैं उस पर मोशन में रही हूँ। ओके, यानी समय के साथ जब हम स्थिति में परिवर्तन देख रहे हैं तो उसको मोशन कहा जा रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में उन माइक्रो ऑब्जेक्ट, यानी उन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट की स्थिति या वो किस प्रकार मोशन में हैं, उनके बारे में बात की गई। ओके, और किस तरह से, क्योंकि मैटर को आपके क्या कहा गया कि ये वेव की तरह भी है और आपके पार्टिकल की भी तरह है। ओके, इतना आप लोगों ने समझ लिया था। इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स थे, उन लॉज की बात की गई मोशन के, कि जिनको ये ओबे करेंगे। ओके, व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट। ओके, जब किसकी बात की गई, बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात की गई। अब हमने इलेक्ट्रॉन को तो बोल दिया कि ये वेव की भांति जाएगी, लेकिन जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात की जाती है तो उसके लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं लगता कि ये वेव दिखाएंगी या नहीं दिखाएंगी। ठीक है, द रिजल्ट आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो वहां से आपके जो रिजल्ट्स आते हैं वो लगभग सेम ही लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वेव्स तो प्रोड्यूस हो रही हैं अगर ऑब्जेक्ट भारी है तब भी। लेकिन आपको याद होगा जब हम वेव लेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर जब मास बढ़ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, माइक्रो से हम मैक्रो पे शिफ्ट कर रहे हैं अगर, तो आपका ऑब्जेक्ट भारी हो गया। भारी यानी बड़ी वस्तु, यानी कि मैक्रो ऑब्जेक्ट। तो मास बढ़ने से लैम्डा की वैल्यू घट रही थी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, h/mv जहां पर कर रहे थे। ओके, तो ये आप लोग समझ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एर्विन श्रोडिंगर। ओके, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स थी, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी थी, उसको अलग अलग रूप से डेवलप किया गया, किसके द्वारा, 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग एंड आपका एर्विन श्रोडिंगर द्वारा। अलग अलग चीजें उन्होंने इसमें बताई, जिससे श्रोडिंगर, आपका हाइजेनबर्ग ने तो पहले ही अनिश्चितता बता दी थी इलेक्ट्रॉन में। अभी आपका जो एर्विन श्रोडिंगर आते हैं वो ही मेनली, उनका ही इसमें योगदान था यांत्रिकीय मॉडल में। ओके,
जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम बताएंगे कि क्या फंक्शन उन्होंने इसके लिए दिया था, क्या एक्सप्रेशन दिया था, किस तरह से वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात होगी। ओके, क्योंकि परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल है उसमें जो मुख्य समीकरण आती है उसकी, वो किसके द्वारा दी गई थी? श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी। ओके, और क्योंकि श्रोडिंगर से पहले डी ब्रोगली ने यहाँ पर बता दिया था कि जो आपका मैटर है या जो इलेक्ट्रॉन की बात आप कर रहे हैं उसका ड्यूल बिहेवियर है, तो उसी को आधार मानकर उन्होंने समीकरण बनाई, और वो समीकरण क्या होती है, उसका वैल्यू निकालने के लिए या उसको समझने के लिए बहुत अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता है। और जब हायर क्लासेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ाई करते हैं या मैथ्स को आगे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली फिजिक्स को, तो वहां पर आप उस इक्वेशन को पढ़ते हैं। ओके, तो अभी सिंपल हम उस इक्वेशन को पढ़ेंगे यहाँ पे। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, जो मुख्य इक्वेशन थी वो श्रोडिंगर के द्वारा दी गई थी, एंड इट वन हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933। ठीक है, और उसी इक्वेशन के लिए उनको 1933 में नोबेल प्राइज भी मिला था। दिस इक्वेशन वाज इनकॉर्पोरेट्स wave particle duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it। उसको सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत हाई नॉलेज आपको होना चाहिए, और ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की थी। और साथ ही मैंने क्या बोला कि डी ब्रोगली के जो आपका ड्यूल बिहेवियर था मैटर का, उस थ्योरी के आधार पर इस इक्वेशन को दिया गया था। फॉर अ सिस्टम, सिस्टम क्या था? सिस्टम के लिए उन्होंने बात की। अब वो सिस्टम क्या हो सकता है? वो कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके, फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम, अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसे सिस्टम के लिए उन्होंने बोला जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, यानी एनर्जी क्या है उसकी फिक्स है, ऐसे सिस्टम की बात कर रहे थे वो। तो वो सिस्टम क्या हो सकता है? वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन ऐसा एटम जिसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है अगर समय बदल रहा है, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी यानी ऊर्जा बदल नहीं रही है समय के साथ में। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज रिटन एज, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाएगी, एच साई, ये आपका इसको साई कहा जाता है। ओके, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ओके, जहां पर ये एच आपका क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसे कहा जाता है। और ई क्या हो गई आपकी? एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, और साथ में साई क्या होता है आपका? साई होता है वेव फंक्शन। ये इतनी चीजें समझ गए? तो इस प्रकार का उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है? श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट करते हैं आप तो दो बार होता है। डबल डिफरेंशिएशन होता है किसका? साई का। ओके, डबल डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं? ये यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है dy के रिस्पेक्ट में। ओके, इसके साथ साथ अभी साई को समझिए। साई क्या है आपका? साई क्या है? वेव फंक्शन है। समझिए, एक ये न्यूक्लियस हो गया, एटम की कल्पना कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसके बाहर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है इस तरह से। ठीक है,
नाभिक के चारों सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, लेकिन हम यहाँ पर वेव बना रहे हैं, क्योंकि वेव क्या कहा था हमने कि 3 डायमेंशनल में आपकी वेव बनेगी। एक्स प्लेन में भी आपकी वेव निकलेगी, वाई में भी निकलेगी और जेड में भी निकलेगी। तीनों प्लेन में आपके क्या निकलेंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ओके, और वो वेव्स कैसी होंगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक तो उसका पार्टिकल नेचर हो गया कि इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, दूसरा उसका कौन सा नेचर हो गया, वेव वाला नेचर हो गया। तो तब वो क्या बनाएगा, तब वो एक वेव बनाएगा इस प्रकार से। ये वेव बन गई। ये एक्स प्लेन में भी होगी, ये अगर आपका एक्स प्लेन है इसमें भी एक वेव ऐसी जाएगी, अगर ये वाई प्लेन हो गया तो इसमें भी एक वेव जाएगी, और अगर मैं इसे ऐसे जेड प्लेन मान लूं या इस तरह से जेड प्लेन मान लूं तो इसमें भी आपकी एक वेव बनेगी। ओके, तो इस तरह से सब में एक वेव बनेगी। और जब हम वेव की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट की पोजीशन से उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, और उसी को यहाँ पर वेव फंक्शन भी कहा जाता है। यही किसकी वैल्यू दिखाता है, साई की वैल्यू दिखाता है, यानी वेव फंक्शन, तरंग फलन जिसे कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमें क्या समझ में आता है कि ये तरंग फलन जो साई है, इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी होगी सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू साई, वर्क आपका वेव फंक्शन। ओके, तो इतना समझ में आ गया, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। ओके, चलिए और क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से आपको ई की और साई की वैल्यू पता चल जाएगी, एनर्जी कितनी है। तो यहाँ से आपको ई और साई की वैल्यू पता चलती है, जहां पर हम क्या कहते हैं कि अगर हमें निकाय के पूरे सिस्टम के एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उस निकाय की ऊर्जा कितनी होगी उसकी बात कर रहे हैं, तो वो किस बात से संबंधित होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी सिस्टम के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर एटम है पूरा सिस्टम और एटम की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा, और उसका न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनकी बात होगी। ठीक है, तो आपका सिस्टम की जो पूरी एनर्जी होगी, यानी एटम की जो पूरी एनर्जी है, वो किससे रिलेटेड होगी, आपके जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, या फिर वहां पे अगर रिपल्सन हो रहा है, उन सब के पोटेंशियल से रिलेटेड होगा। ओके, इतना समझ गए। अभी हम आगे देखते हैं। Schrodinger gave a recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system. The total energy of the system take into account the kinetic energies. किसकी बात कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और कौन सी गतिज ऊर्जा, of all the subatomic particles. ठीक है, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, उन सब के जो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगा, और अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एंड रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन अपने आप में दोनों निगेटिव चार्ज वाले होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है तो सब में रिपल्सन का फोर्स भी काम करेगा, तो उस रिपल्सन की बात करेंगे, एंड न्यूक्लियाई इंडिविजुअली। ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन गिव ई एंड साई, यही हमने बोला कि ई और साई का जो क्या होगा, आंसर होगा, या हम क्या कहेंगे, उसके लिए क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, कौन, ये इक्वेशन। ओके, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो फिर हाइड्रोजन के लिए कार्य करती है। ओके।
चलिए अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए किस प्रकार है। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया गया तो द सोल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। उस सॉल्यूशन से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन सी पॉसिबल एनर्जी लेवल में रह सकता है, ये उस सॉल्यूशन ने बताया। ओके, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, और किसकी बात की, साई की बात की, तरंग फलन जो था उसकी बात की, ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। हर एक एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है उसके साथ एक वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी। इसके बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वहां पर बता रही थी। ओके, wave functions which are characterized by a set of 3 quantum numbers। 3 quantum numbers क्योंकि 3 वेव प्रोड्यूस हो रही है 3 डायमेंशनल में, एक्स वाई जेड तीनों में, तो वहां से हमें जब तरंग फलन की वैल्यू पता चलती है, यानी आपका जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू पता चलती है और उसके संगत जो एनर्जी लेवल होगा उसकी बात करते हैं, तो वो आपको ऑर्बिटल, जो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे थे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, तो यहीं से आपका क्या निकलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड आता है। इसको कहीं कहीं पर ऑर्बिटल मॉडल भी कहा जाता है। ओके, तो वो ऑर्बिटल मॉडल या एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड वहीं से आया जहां पर क्या बोला गया कि आपके वेव फंक्शंस हैं और उनके संगत एनर्जी लेवल्स हैं, कि जो आपकी एनर्जी लेवल होगी उसमें कौन सी तरंग फलन बन रही है, वेव फंक्शन बन रहा है। ओके, उसके बारे में बात की गई। तो वहां से 3 सेट में आपके क्वांटम नंबर्स निकलते हैं जो एग्जैक्ट क्या बताएंगे, स्थिति बताएंगे और आपका एग्जैक्ट एनर्जी लेवल और वेव फंक्शन बताएंगे उस इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, सो 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला, दूसरा आपका क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से दिखाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखाते हैं। अराइजेज एज अ नेचुरल consequence in the solution of the Schrodinger equation। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के कॉन्सिक्वेंस के रूप में हमें ये 3 चीजें यहाँ पर मिलती हैं जो कि आपके क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चलिए, when an electron is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all information about the electron। क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में, ठीक है, एनर्जी स्टेट जिनको ऑर्बिट्स कहा गया था, बोहर के केस में आपने कहा था स्टेशनरी स्टेट इनको बोल रहे थे, तो वो जिस भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एनर्जी स्टेट में पाया जा रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी वेव फंक्शन होगी to that energy state contains all information about electron। वो क्या करेंगे, क्योंकि आपको एनर्जी स्टेट पता है जिसमें भी वो होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा उन दोनों से आप क्या सारी इंफॉर्मेशन पता लगा लोगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। The wave function is a mathematical function whose value depend upon the coordinate of the electron in the atom and does not carry any physical meaning। Such wave function of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की तरह जिनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और जब हम इलेक्ट्रॉन के संगत तरंग फलन देख रहे हैं तो उसको क्या कहा जा रहा है, आपका ऑर्बिटल कहा जा रहा है या एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जा रहा है। सच वेव फंक्शन pertaining to one electron species are called one electron सिस्टम। ठीक है, जो जिन जिन निकायों, जिन जिन फंक्शन में आपको वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो उन सबको क्या कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाय कहा जाता है। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम, किसी भी एटम में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की संभावना होगी उसको मॉड साई का स्क्वायर इससे बताया जाता है। ओके,
The quantum mechanical result of the hydrogen atom successfully predict all aspects of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not be explained by the Bohr's model. Okay? तो बोहर मॉडल में जो जो चीजें नहीं बता पाए थे उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की भी बात हो रही है. ओके? Application of Schrodinger equation to multi-electron atoms present a difficulty. Schrodinger wave equation द्वारा भी कुछ डिफिकल्टी देखने को मिलती है, किसमें? बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों वाले निकाय में. The Schrodinger equation cannot be solved exactly for a multi-electron atom. तो एग्जैक्ट आंसर वो भी नहीं दे पाया. बोहर से थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी जो बहु इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो या मल्टी इलेक्ट्रॉन जिन्हें कह रहे हो, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम्स को बहुत अच्छे से वो सॉल्व नहीं कर पाए थे उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को. दिस डिफिकल्टी कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट मेथड. क्योंकि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा तो अप्रोक्सीमेट मेथड के द्वारा आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस जो आएंगी उनको कंप्यूटर के द्वारा क्या कर ले जाएंगे, अलग अलग तरह से उनको बता देंगे. ठीक है? ऑर्बिटल्स इन एटम्स अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑर्बिटल डिस्कस्ड अबव. तो यानी एक इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पर हैं, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो वैल्यू होगी उसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे और फिर कंप्यूटर द्वारा उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा. इसमें बताया गया द प्रिंसिपल डिफरेंस लाइज इन द consequence of increased nuclear charge. Because of this all the orbital are somewhat contracted. तो इस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका जो क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हुज एनर्जीज डिपेंड ओनली ऑन एन. एन क्या था? क्वांटम नंबर था आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड करेगा. लेकिन जिन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें एन और एल यानी कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उन दोनों पर डिपेंड होगी उनकी एनर्जी. ओके? तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, और आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटम के लिए किस तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बताया गया है, वो भी समझ आ गया होगा. आपको रिवाइज करना है ये टॉपिक. कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे. ओके? तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद.